आज हम दिल्ली सल्तनत की आर्थिक दशा के बारे में अध्ययन करेंगे कि आर्थिक स्थिति दिल्ली सल्तनत के शासन में किस प्रकार की थी। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। आर्थिक स्थिति में हम मुख्य रूप से कृषि, पशुपालन और व्यापार वाणिज्य, इन तीन चीज़ों पर जोर देंगे। व्यापार वाणिज्य के साथ ही उद्योग धंधों पर भी हम जोर देंगे। तो कृषि, पशुपालन, व्यापार वाणिज्य और उद्योग धंधे, ये सब मिलकर के बनती है आपकी आर्थिक स्थिति। तो सबसे पहले कृषि की बात करें तो सल्तनत काल की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि थी। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि ही थी और आर्थिक दृष्टि से उस समय देश संपन्न था। इब्न बतूता कहता है कि दिल्ली संसार की सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी थी। उसके अनुसार भारत के अंदर सभी विदेशी व्यापारियों को खुरासानी कहा जाता था। भारतीय लोग सारे विदेशी व्यापारियों को क्या कहते थे कि ये खुरासानी व्यापारी है, खुरासानी कहते थे। इस समय भारत में अनेक औद्योगिक केंद्र थे। जैसे पांड्य देश जो था वो मोतियों के लिए प्रसिद्ध था, जबकि दौलताबाद मोतियों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। इसके अलावा दभोल, ये दौल लिखा हुआ है, एक्चुअल में ये दभोल है। तो दाभोल बंदरगाह जो था गुजरात का, अभी वर्तमान में महाराष्ट्र में आता है। तो दाभोल बंदरगाह पर तांबा आता था। तांबे का आयात कहाँ से होता था? दाभोल बंदरगाह से। तो बाहर से तांबा दाभोल बंदरगाह पर उतरता था। इसके अलावा गुजरात के रंदेर बंदरगाह पर, ये रंदेर बंदरगाह गुजरात में ही था, वहाँ पर चीन और मलेशिया से, मलाया से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं वहाँ पर आती थी। चीन और मलेशिया से विभिन्न वस्तुएं कहाँ उतरती थी? गुजरात के रंदेर बंदरगाह पर उतरती थी। तांबा कहाँ उतरता था? दभोल बंदरगाह पर उतरता था। नील उत्पादन का प्रसिद्ध केंद्र उस समय कहाँ था भारत में? बयाना। बयाना आपके भरतपुर के पास में है। इसके अलावा सिंध का अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह था एक, जिसका नाम था देवल। देवल एक अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह था। और इसके अलावा एक सरस्वती नगर, सरस्वती नगर ये वैसे बंगाल में है। तो सरस्वती नगर से सर्वोत्तम किस्म का चावल दिल्ली आता था। रेशम की अनेक किस्में थी जिनके नाम टसर, इरी, मूंगा और एक चंपा। तो ये चंपा नाम का रेशम केवल असम से प्राप्त होता था और टसर, इरी और मूंगा ये रेशम की अन्य किस्में थी। बंगाल के अंदर सोनारगांव और मुर्शिदाबाद में रेशम बाहर से मंगाया जाता था। बंगाल में सोनारगांव और मुर्शिदाबाद में रेशम का आयात होता था, इसे बाहर से मंगाया जाता था। रेशम के कीड़े पाले जाते थे, परंतु कच्चे रेशम और रेशमी धागों का कहीं हमें उल्लेख नहीं मिलता है। मुर्शिदाबाद और सोनारगांव में रेशम के कीड़े पाले जरूर जाते थे। सर्वाधिक मात्रा में रेशम कहाँ से मंगाया जाता था? ईरान और अफ़गानिस्तान से। 16वीं सदी में जाकर के फिर बंगाल के अंदर रेशम उत्पादन और रेशम के कीट का पालन का काम हो पाया शुरू। रेशम के कपड़ों पर सोने और चांदी की कशीदाकारी का कार्य भी होता था। तो रेशमी कपड़ों पर सोने और चांदी के तारों की कशीदाकारी का कार्य कहाँ होता था? गुजरात में होता था। अहमदाबाद पटोला प्रकार के कपड़े के लिए प्रसिद्ध था। पटोला नाम का वस्त्र कहाँ पर बनता था? पर्टिकुलर अहमदाबाद में बनता था। अलाउद्दीन खिलजी ने खंबात के रेशमी कपड़ों पर रोक लगा दी। गुजरात का अनहिलवाड़ा, ये तो व्यापारियों का तीर्थ स्थल था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गुजरात का जो अनहिलवाड़ा शहर था वो व्यापारियों का तीर्थ स्थल माना जाता था। सल्तनत काल में देश में अनेक प्रकार के वस्त्रों का निर्माण हुआ। कपड़ा उत्पादन उस काल में भी भारत का सबसे प्रमुख उद्योग था और सूती वस्त्र को कहते थे किरपास या करपास। दिल्ली में बने सूती वस्त्र को कहते थे खुज्जे दिल्ली। इसके अलावा अन्य प्रकार के जो वस्त्र हैं उनके नाम कुछ बताए गए हैं। तस्बीह, तबरेज, कंजमाबरी और कैलिको। कैलिको सफ़ेद सूती कपड़े को कहते थे। तो तस्बीह, तबरेज, कंजमाबरी और कैलिको ये सब कपड़ों के प्रकार थे। अलग अलग प्रकार के कपड़े थे, वस्त्र थे। कमराबाद भी एक विशेष प्रकार का सूती वस्त्र था। और तलब, अलम
जरबफ्त और कबा ये बहुमूल्य पोशाकें थी। कितनी बार पूछ लेते हैं हायर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि ये क्या थी, तलब, अलम, जरबफ्त और कबा किससे रिलेटेड थी, तो ये सारी क्या थी, बहुमूल्य पोशाकें थी। और मोटे कपड़े को कमीन एवं पट कहते थे। ढाका में पारदर्शी मलमल बनाया जाता था। बंगाल और देवगिरी भी मलमल के प्रसिद्ध केंद्र थे। साधारण जो सूती कपड़ा होता था उसको केलिको कहा जाता था, ये मोटा कपड़ा होता था। अलाउद्दीन खिलजी के समय में वस्त्र क्रांति हुई थी। अलसी नामक महंगा कपड़ा ये रूस और सिकंदरिया से आता था और इस महंगे कपड़े को सुल्तान किसी को भेंट में देना होता तो देता था। इसके अलावा मध्य प्रदेश का जो धार शहर है वो गेहूं एवं पान के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। मोहम्मद बिन तुगलक ने धार में एक विशाल खानका का निर्माण भी करवाया था। कन्नौज जो था वो शहर इत्र और शक्कर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। 50 घोड़ों का वाहक कशी कहलाता था। अफगान लोदी जो व्यापारी होते थे वो घोड़े का व्यापार करते थे। अफगान व्यापारी और लोदी व्यापारी क्या करते थे, घोड़े के व्यापारी के रूप में फेमस थे। नील कहाँ की फेमस थी, एक तो लाहौर और बयाना, ये दो स्थान ऐसे थे जहाँ की नील फेमस मानी जाती थी। कागज उत्पादन भी सल्तनत काल में होने लगा था। 1325 तक आते आते स्थिति ये हो गई कि दिल्ली में कागज प्रचुर मात्रा में आने लगा और हलवाई अपने सामानों की पैकिंग भी कागजों के थैले में करने लगे। बाहर से जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि तांबा मंगाया जाता था, रेशम मंगाया जाता था, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में आयात बाहर से होता था घोड़ों का, और उसके बाद में दासों को भी बाहर से आयात किया जाता था। भारत प्राकृतिक संपदा से उस समय बहुत परिपूर्ण था। इसकी पुष्टि इस बात से भी होती है कि ईरान का जो शासक था गजन खां, उसका जो प्रधानमंत्री था रशीदुद्दीन, वो भारत आना चाहता था। किस लिए वो भारत आने का उसका मुख्य उद्देश्य यहाँ से जड़ी बूटियाँ प्राप्त करना था। मसालिकुल अब्सार का लेखक अल उमरी ने पुस्तक लिखी थी मसालिकुल अब्सार। तो अल उमरी कहता है कि सभी देशों के व्यापारी भारत सोना ले जाना नहीं चूकते। क्यों? क्योंकि वो भारतीय माल खरीदने के एवज में सोना देते हैं। कौन सा भारतीय माल खरीदते थे वे? अल उमरी कहता है मसालिकुल अब्सार में कि सभी देशों के व्यापारी जड़ी बूटियां और गोंद का सामान भारत से खरीदते हैं और उसके बदले में सोना देते हैं। अंगूर की शराब भी बनती थी। मेरठ और कोल जिसको आजकल हम अलीगढ़ कहते हैं, वहाँ पर अंगूर की शराब बनाई जाती थी जो दिल्ली भेजी जाती थी। भारत में जो ये तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारी आए और इन्होंने यहाँ शासन किया, तो अफीम और मेहंदी का लाने का श्रेय इनको जाता है। जोधपुर शहर अनारों के लिए प्रसिद्ध था। अनार की खेती बहुत होती थी। और फिरोज तुगलक, सिकंदर लोदी जो था वो कहता है कि जोधपुर के अनार फारस के अनारों से भी सर्वश्रेष्ठ हैं। फिरोज तुगलक ने कई सारे बगीचे लगवाए, जैसे सलोरा बांध पर उसने 80 बगीचे लगाए। चित्तौड़ में फिरोज तुगलक ने 44 बगीचे लगाए। अलाउद्दीन खिलजी ने भी 30 बाग लगवाए। कुल मिलाकर के फिरोज तुगलक ने 1200 बाग लगवाए थे। जियाउद्दीन बर्नी कहता है कि पंजाब एवं सिंध में कई सारी छोटी छोटी नहरें थी। गुलाब उत्पादन का सर्वप्रथम विवरण जियाउद्दीन बर्नी देता है। जियाउद्दीन बर्नी कहता है कि फिरोज तुगलक के काल में विभिन्न प्रकार के गुलाब पाए जाते थे। इब्न बतूता कहता है कि दिल्ली सुल्तानों के स्वामित्व में कई सारे पोत थे। पोत का मतलब जहाज़ थे, व्यापारिक जहाज़ थे, ऐसा इब्न बतूता कहता है। इब्न बतूता कहता है कि मुल्तान के पास में उसने खुसराबाद नदी में नौवहन का विशेष वर्णन किया है। खुसराबाद नदी मुल्तान के पास में थी। इब्न बतूता कहता है कि वहाँ पर नदी में व्यापारिक जहाज़ चलते थे जिनसे माल का परिवहन किया जाता था। तो ये खुसराबाद नदी मुल्तान के पास थी जहाँ पर नदी में नौवहन होता था। अमीर खुसरो, और ये बात कौन कहता है?
इब्न बतूता कहता है। फिर आगे देखिए आप कि अमीर खुसरो और बर्नी कहते हैं कि दिल्ली में पुस्तक विक्रेताओं के बाजार भी थे, तो बाजार में पुस्तकों के बाजार भी लगते थे, ऐसा अमीर खुसरो और जियाउद्दीन बर्नी कहता है। मुल्तान के जो मुल्तानी व्यापारी होते थे वो अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। जियाउद्दीन बर्नी कहता है कि मुल्तानी इतने धनी होते थे कि वे सुल्तानों के कुलीनों को रुक के लिखाकर कर्ज देते थे। तो मुल्तान के व्यापारी अपनी ईमानदारी के लिए फेमस थे। मुल्तान सभी विदेशियों के लिए प्रवेश द्वार था, वहीं से मुल्तान से होकर के ही सारे विदेशी व्यापारी भारत में एंट्री करते थे। तो मुल्तान जो था वो भारत से थल मार्गी व्यापार का प्रमुख केंद्र था। स्थल मार्ग का व्यापार का प्रमुख केंद्र कहाँ था? मुल्तान। इब्न बतूता सोमनाथ का भी वर्णन करता है। इब्न बतूता कहता है कि सोमनाथ अतुलनीय था और गुजरात की आध्यात्मिक राजधानी था। यहाँ पर कपड़ा भी बनाया जाता था, कपड़ा निर्माण का भी एक प्रसिद्ध केंद्र था। इसके अलावा इब्न बतूता सूती कपड़े के प्रमुख केंद्र, एक तो वो सालियूर और कालीकट और बंगाल, ये 3 स्थानों को वो सूती कपड़े का प्रमुख केंद्र बताता है। 15वीं शताब्दी में जो भारत आया था चीनी यात्री माहुवान, वो कहता है कि बंगाल कपड़ा उद्योग के लिए फेमस था। बंगाल का जो सतगांव था वो रजाइयों के लिए और सुरसूती चावल के लिए प्रसिद्ध था। जैसा हमने पहले पढ़ा था कि सुरसूती में विभिन्न प्रकार के चावल की किस्में पैदा होती थी और वो चावल सुरसूती से बंगाल से कहाँ भेजा जाता था? दिल्ली भेजा जाता था। मालवा का धार पान की खेती के लिए प्रसिद्ध था, ये आपको बता ही दिया पहले। आगरा नील और गेहूं के उत्पादन के लिए फेमस था। कागज उद्योग बंगाल और गुजरात में फेमस था, वहाँ पर कागज उद्योग काफ़ी प्रचलित था। जियाउद्दीन बर्नी कहता है कि कागज़ के प्रयोग में काफ़ी किफ़ायत की जाती थी। चीन और यूरोपीय देशों से कागज़ आता था, परंतु मुगल काल में भारत में ही पर्याप्त मात्रा में कागज़ का उत्पादन होने लग गया। सल्तनत युग में व्यापार व्यवसाय में मंगोलों का भी योगदान रहा। ये मंगोल जो होते थे वो अपने इलाकों से गुजरने वाले व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान करते थे। मंगोलों ने व्यापारियों के लिए आवास एवं डाक चौकियां स्थापित करवाई। इन डाक चौकियों का विस्तृत विवरण इब्न बतूता देता है। इब्न बतूता कहता है कि भारत में सुल्तानों के काल में 2 तरह से डाकें भिजवाई जाती थी। एक तो पैदल पैदल डाक व्यवस्था और एक अश्व डाक व्यवस्था। अश्व डाक व्यवस्था को कहते थे उलूक, और ये अश्वडाक व्यवस्था घोड़ों के माध्यम से अलग अलग चौकियों पर एक चौकी से दूसरी चौकी तक वो डाक पहुंचाई जाती थी। इसी प्रकार पैदल डाक व्यवस्था को कहते थे दावा, और इसमें भी जो पैदल धावक होता था वो व्यक्ति दौड़ करके एक चौकी से उसकी निर्धारित अगली चौकी तक उस डाक को देता था और वहाँ पर अगला धावक तैयार रहता था। इब्न बतूता कहता है कि अश्व डाक व्यवस्था को उलूक कहते थे और पैदल डाक व्यवस्था को दावा कहते थे, और इसमें से ज़्यादा फुर्तीली डाक कौन सी मानी जाती थी? पैदल डाक व्यवस्था से जल्दी डाक पहुंचती थी। मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो जब वो दौलताबाद में उसने अपनी राजधानी बनाई तो उसके लिए इस पैदल डाक व्यवस्था के माध्यम से ही गंगा जल मंगवाया जाता था दौलताबाद में। तो ये डाक चौकियों का विस्तृत विवरण इब्न बतूता देता है। अब कुछ विशिष्ट तथ्य देखें हम कि मोहम्मद बिन तुगलक ने फसलों की पद्धति में बदलाव किया और फिरोज़ तुगलक ने किसानों को अपनी मर्जी से फसल उगाने की अनुमति दी। अमीर खुसरो के अनुसार दिल्ली के मिस्त्री और पत्थर तराशने वाले जो संगतराज थे वो समूचे मुस्लिम जगत में प्रसिद्ध थे। मतलब दिल्ली के मिस्त्री अपनी कारीगरी के लिए पूरी दुनिया में विख्यात थे। जियाउद्दीन बर्नी के समकक्षी एक और लेखक जो फिरोज शाह तुगलक के समकालीन हुआ, शमशे शिराज अफीफ, वो कहता है कि फिरोज़ तुगलक के काल में किसानों के घरों में धन की भरमार हो गई थी जिनका बखान करना मुश्किल है। ईरान का अबुल हसन इबादी अबुल हसन जो इबादी था ईरान का, वो मोहम्मद बिन तुगलक के पैसे से व्यापार करता था। मोहम्मद बिन तुगलक ही वह पहला सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का जिसने व्यापारियों के पास अपनी पूंजी लगाई थी। तो इस प्रकार हमने अलग अलग प्रकार के व्यापारिक केंद्रों और व्यापार की वस्तुओं के जो स्थल थे, प्रमुख स्थल, उनके बारे में अध्ययन किया और डाक व्यवस्था के बारे में अध्ययन किया। ये सब कुछ मिलकर के आपका
आर्थिक स्थिति बनती है सल्तनत काल की। तो सल्तनत काल की आर्थिक स्थिति का टॉपिक अपना यहाँ पे कंप्लीट होता है। उसके बाद में हम अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो सल्तनत काल की सांस्कृतिक उन्नति, जिसमें हम स्थापत्य कला के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद चित्रकला और फिर साहित्य के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।